नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द अर्थ चैनल पर। काफ़ी लंबे समय बाद हम दोबारा आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं। तो चलिए आज चर्चा करते हैं हम विश्व की जनसंख्या के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इनका ना सिर्फ आप मेंस के आंसर राइटिंग में बल्कि प्रीलिम्स की दृष्टि से भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2019 यानी 2019 की जब आप वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें एक टर्म आया है जिसका नाम है 4 ग्लोबल डेमोग्राफिक मेगा ट्रेंड्स। यूपीएससी यहाँ से बहुत आसानी से सवाल पूछ सकती है। कैसे? कहेगा कि रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, यानी हाल ही में खबरों में देखा गया 4 ग्लोबल डेमोग्राफिक मेगा ट्रेंड में से कौन सा शामिल है और कौन सा शामिल नहीं है। तो वो कौन से ऐसे डेमोग्राफिक मेगा ट्रेंड्स हैं। अब ये शब्द बहुत, ये टर्मिनोलॉजी बहुत हल्की मत समझिए आप, क्योंकि ये यूएन की रिपोर्ट की टर्मिनोलॉजी है। तो वो ऐसे कौन से 4 मेगा ट्रेंड्स जो डेमोग्राफिक में शामिल किए गए हैं। तो उनमें से पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या की वृद्धि। एक तो ये मेगा ट्रेंड है। दूसरा पॉपुलेशन एजिंग यानी बूढ़ी होती जनसंख्या, दूसरा मेगा ट्रेंड ये है। तीसरा माइग्रेशन को मेगा ट्रेंड में शामिल किया जाता है। और चौथा है शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन को शामिल किया जाता है। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स विच आर इंक्लूडेड इन द टर्मिनोलॉजी दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक मेगा ट्रेंड्स। यानी जनांकीय स्तर के 4 ऐसे मुख्य ऐसी कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं जिन्हें पूरी दुनिया में ध्यान रखा जा रहा है। आखिर इन्हीं डेमोग्राफिक मेगा ट्रेंड्स की, इन 4 की ही क्यों चर्चा की जा रही है? क्योंकि देखिए ये 4 के 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 तक हमको अचीव करने हैं, यानी 2030 तक हमको अचीव करने हैं, उनमें इन चारों को समझ रखना, उनके लिए पॉलिसी बनाना, इनकी समझ रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी जा रही है हमारी, हमको कैसे पता चलेगा कि कैसे हम अचीव कर पाएंगे, हमारे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं हैं, कितनी हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है। पॉपुलेशन लगातार बूढ़ी हो रही है तो डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाएगा, यानी कि काम करने वालों की संख्या कम और खाने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। अगर डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगा तो बुढ़ापे के लेके यानी जो जेरियाट्रिक्स है वो उनसे संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। माइग्रेशन का क्या ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि किस क्षेत्र से किस क्षेत्र की ओर जा रहा है, कौन रिसीवर है कौन सेंडर है, अर्बनाइजेशन कितनी तेज़ गति से हो रहा है, इन सब बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 2030 का है, 2030 तक का है, उसे हम तभी अचीव कर पाएंगे जब इन 4 मेगा ट्रेंड्स को लगातार एक क्लोजली वॉचिंग करते रहेंगे, इनको लगातार हम देखते रहेंगे, तभी हम इसके बारे में कुछ जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट में ऐसा क्या क्या कहा गया है, कौन कौन सी वो मुख्य बातें हैं। यदि आपसे तुरंत ऐसे पूछ ही लिया जाए कि जनसंख्या के संबंध में हाल ही में देखी जा रही नवीन प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, तो वो कौन से हैं, रिसेंट ट्रेंड्स कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ बताया गया है। ये रिपोर्ट क्या करती है? ये रिपोर्ट ये बताने की कोशिश करती है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ग्रो ऑल्बिट एट अ स्लोअर रेट। हालांकि ये बात अलग है कि उसकी गति धीमी है, बढ़ तो रही है। जैसे पहले 3% पर बढ़ती थी प्रति साल, तो अभी 2% पर बढ़ रही है, यानी बढ़ फिर भी रही है। दूसरा ट्रेंड क्या बताता है कि जो बहुत से कंट्री हैं वो पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के अभी भी समस्या में फंसे हुए हैं। उसका कारण मुख्य रूप से क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ का इसमें बताया गया है हाई फर्टिलिटी मुख्य कारण है, यानी कि जन्म दर जो है महिलाओं की वो काफ़ी ज़्यादा है। उस जन्म दर के कारण बहुत सारे देश हैं जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उससे एक चैलेंज का सामना कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो देश हैं, उन बहुत सारे देशों में जो जनसंख्या है वह डिक्रीज भी हो रही है। अब क्यों हो रही है, उसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। कौन कौन से? एक तो सस्टेन्ड लो फर्टिलिटी, यानी लगातार उनकी जो जन्म दर है वहाँ उन देशों में कम है। और इमाइग्रेशन, यानी कभी कभी क्या होता है कि इमाइग्रेशन होता है अपने स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले जाना। तो उन चीज़ों की वजह से भी किसी भी देश की जनसंख्या लगातार घट भी रही है, कहीं कहीं डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इस पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अभी भी कई देशों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं। वो अपॉर्चुनिटी क्यों अवेलेबल हैं? क्योंकि इसमें कहा गया है कि उन देशों में जो फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन हो रही है, यानी घट रही है। अगर फर्टिलिटी डिक्लाइन होगी इसका मतलब है कि बच्चों की संख्या काफ़ी कम है, यानी डिपेंडेंसी रेशियो काफ़ी कम है। देखो, डिपेंडेंसी रेशियो और वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होती है ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए।
डिपेंडेंसी रेशियो के अंतर्गत हम शामिल करते हैं 14 साल से कम उम्र के बच्चे और 64 साल से अधिक यानी 65 साल या इससे अधिक उम्र के व्यक्ति यानी बुजुर्ग, यानी कुल मिलाकर के 14 से लेकर के या 15 से लेकर के 64 के बीच में जो व्यक्ति हैं उनको वर्किंग एज पॉपुलेशन में रखते हैं। बाकी के इधर 14 से इधर नीचे की ओर यानी 0 की ओर और 64 से ऊपर की ओर, इन दोनों ही ग्रुप के व्यक्तियों को डिपेंडेंट माना जाता है क्योंकि ये प्रोडक्टिव नहीं माने जाते हैं। इनको अभी खिलाने पिलाने की स्थिति रहती है, इनसे काम कराना उचित नहीं समझा जा सकता, बच्चों से वैसे नहीं और बुजुर्गों से कराया नहीं जा सकता, इसलिए इनको डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं। तो यदि डिपेंडेंट पॉपुलेशन की संख्या अगर ज़्यादा है और वर्किंग एज पॉपुलेशन कम है यानी 15 से 64 वर्ष की बीच में जो व्यक्ति हैं अगर उनकी संख्या कम है तो फिर किसी भी देश की जीडीपी कम हो जाएगी। कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि जब काम करने वाले ही नहीं रहेंगे, काम ही जब कम होगा तो जीडीपी ग्रो कैसे करेगी। इसलिए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उन देशों में जहां डिक्लाइनिंग इन फर्टिलिटी देखी जा रही है, यानी जिन देशों में जो जन्म दर है वो कम है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। अपॉर्चुनिटी वो इसको जनरली हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जनांकिकी लाभांश, क्योंकि इससे क्या होगा कि वर्किंग एज पॉपुलेशन के व्यक्ति ज़्यादा होंगे और डिपेंडेंसी रेशियो काफ़ी कम होगा। तो इससे क्या होगा कि वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सीलरेट कर सकते हैं, उसको बूस्ट अप कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी रेशियो कम है, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है। यहाँ मैंने अभी एक टर्म का इस्तेमाल किया था डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनांकिकी लाभांश। ये जनांकिकी लाभांश होता क्या है, देखिए कई किताबों में या कुछ लोग ऐसा बता देते हैं कि 15 से लेकर के 64 साल तक के व्यक्तियों को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन व्यक्तियों को डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं कहते हैं, बल्कि उन व्यक्तियों के कारण किसी देश में होने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल को यानी आर्थिक वृद्धि की जो संभावना है उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। यानी अगर 15 से 64 वर्ष के व्यक्तियों का जो फ़ायदा मिलता है उस फायदे को यदि आप ले पा रहे हैं तभी वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अदरवाइज वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकती है, यानी जनांकिकी आपदा बन सकती है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है 15 से 64 वर्ष की आयु के व्यक्ति अधिक होते हैं तो उनकी कार्य क्षमता अधिक होती है, वर्किंग कैपेसिटी अधिक होने के कारण जीडीपी ग्रोथ रेट अधिक होती है। तो वो जीडीपी ग्रोथ रेट जो 15 से 64 वर्ष के व्यक्तियों की अधिकता के कारण आई है उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनांकिकी लाभांश। ये क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, हम लोग कभी इसको डिस्कस करेंगे। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के कारण अवेलेबल है। अगर वो डेमोग्राफिक डिविडेंड को अवेल कर पाते हैं, उसका लाभ उठा पाते हैं तो ठीक है, तब तो ये डिविडेंड है, अदरवाइज इट कैन बी कन्वर्ट इन डेमोग्राफिक डिजास्टर। और क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात कही गई है कि लगभग इस सब रिपोर्ट में एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, वर्चुअली 46 पेज की रिपोर्ट है, आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर जाकर के। उसमें एक वर्चुअली शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि वर्चुअली अनप्रेसिडेंट एजिंग ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। लगभग सभी देशों में, वर्चुअली का मतलब होता है लगभग सभी देशों में वहाँ के देशों की जनसंख्या लगातार बूढ़ी हो रही है, यानी पॉपुलेशन एजिंग कर रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अभी हम लोग एक फैक्ट देखेंगे जो इतिहास में अभी तक पहली बार हुआ है, जो अभी तक नहीं हुआ था लेकिन अब हुआ है, आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। और क्या है कि कह रहा है कि इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि विश्व में लगातार जो दीर्घायुता है यानी लॉन्जिविटी है ये लगातार बढ़ रही है, इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है, 72.1 ईयर्स के आसपास हो गई है। हालांकि भारत में भी काफ़ी कम है, ये पुरुषों के लिए 67 है, महिलाओं के लिए 69 यानी 68 के आसपास है। और जो रिच और पुअर कंट्री हैं उन दोनों में ये गैप भर रहा है, यानी कहने का मतलब है कि चाहे वो देश गरीब है या अमीर है, दोनों ही देशों में लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है यानी जीवन जीने की अधिकतम उम्र जो है वो दोनों ही देशों में बढ़ रही है, चाहे वो गरीब देश हो चाहे वो अमीर देश हो। हालांकि इस लॉन्जिविटी में काफ़ी डिफरेंस है रीजन वाइज। जैसे जापान में लोग काफ़ी उम्र के लिए तक जीते हैं, जबकि सब सहारन अफ्रीका कंट्री हैं जो अफ्रीका महाद्वीप में जो कंट्री हैं वहाँ के लोग जल्दी ही मर जाते हैं 40, 45, 50 में, जैसे भारत 60, 65 पे चले जाते हैं। तो ये सब अंतर है, डिस्पैरिटी है, रीजनल डिस्पैरिटी है लॉन्जिविटी में। बट इट इज़ एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड दैट द लॉन्जिविटी ऑल ओवर द वर्ल्ड कंटिन्यूसली ग्रो, लगातार बढ़ रही है। ये बात अलग है कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। और क्या है,
इसमें इंटरनेशनल माइग्रेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पर भी एक नज़र डाली गई है। इंटरनेशनल माइग्रेशन कहा गया है कि आज के ज़माने में इंटरनेशनल माइग्रेशन पहले भी हुआ करता था, लेकिन आज के ज़माने में यानी इन प्रेजेंट एरा इंटरनेशनल माइग्रेंट हैज़ बिकम अ वाइटल फैक्टर, एक महत्वपूर्ण कारक बन चुका है किसी भी क्षेत्र की पॉपुलेशन ग्रोथ को नेगेटिव करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए। आज इतने बड़े व्यापक लेवल पर यानी एट अ लार्ज स्केल इंटरनेशनल माइग्रेशन इज टेकिंग प्लेस, सो इट इज़ बिकमिंग अ डिटर्मिनेंट टू पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश की जनसंख्या को निर्धारित करने के लिए जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से तय हो रहा है। जैसे कि नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण दिया गया है कि नेपाल और बांग्लादेश में जनसंख्या इतनी हो जाती है कि वहाँ लोग एक दूसरे के ऊपर भी रहने की कोशिश करते तो शायद नहीं रह पाते, इतना डेंसिटी हो जाता है वहाँ, लोग इतने ज़्यादा हो जाते। बट पीपल आर कंटिन्यूसली एमिग्रेटिंग फ्रॉम दीज कंट्रीज। नेपाल और बांग्लादेश से लगातार लोग अन्य देशों में प्रवास कर रहे हैं, इसलिए वहाँ जनसंख्या उतनी नहीं दिख पाती है। तो इस रिपोर्ट में यही बताने की कोशिश की गई है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन इज बिकमिंग अ वेरी वाइटल फैक्टर टू डिटरमाइन अ पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री, एनी रीजन। ठीक, तो ये इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां बताई थी इस रिपोर्ट में। आगे देखते हैं अब इसकी की फाइंडिंग्स क्या क्या हैं, फैक्ट क्या क्या बताए गए हैं इस रिपोर्ट में। ध्यान से समझने की कोशिश करनी है आप लोगों को। पहली बात यह है कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है। तो देखिए वर्तमान में जो जनसंख्या है वो है 7.7 बिलियन, यानी 7.7 अरब लोग रहते हैं पूरी विश्व में 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। अभी तक नई रिपोर्ट नहीं आई है और नई रिपोर्ट आएगी भी नहीं, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, इसे बोलते हैं शॉर्ट में UNDESA, यानी UNDESA, इस UNDESA के द्वारा जारी की जाती है। कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि अभी ये रिपोर्ट 2019 में वो 26वीं है और सबसे पहले जारी की गई थी 1950 में। 1950 से लगातार जारी की जा रही है, 1950 से लेकर अभी 26वीं, जबकि साल हो चुके हैं अभी तक 70। ठीक है, तो 70 साल में 26वीं कोई आइडिया समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसे UNDESA द्वारा जारी किया जाता है। और अभी जो वर्तमान में पॉपुलेशन 2019 में है वो 7.7 बिलियन एस्टिमेट की गई है। और ये बताया गया है कि 2030 तक 8.5 बिलियन यानी लगभग 1 बिलियन बढ़ने की संभावना है, यानी 1 अरब यानी 100 करोड़। और 2050 तक 2 बिलियन एक्स्ट्रा बढ़ेगी, यानी 7.7 में आप 2 बिलियन प्लस करो तो 9.7 निकल के आती है। और 21वीं सदी के समाप्त होते होते यानी 21st सेंचुरी के समाप्त होते होते 10.9 बिलियन पहुंच जाएगी। इस पॉपुलेशन फिगर को आप ज़रा ध्यान से समझते रहें, दिमाग में रखें कि पॉपुलेशन कैसी ग्रो कर रही है। आप जैसे ही अपनी आंसर राइटिंग में UN की रिपोर्ट का उल्लेख करेंगे तो आपके आंसर में दम वैसे ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में इन फिगर को, एक सामान्य व्यक्ति को पता होना चाहिए, आप तो फिर भी तैयारी करने वाले व्यक्ति हैं। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बताया गया है कि अभी जो, जैसे हमने क्या बताया था कि 2050 तक जनसंख्या 7.7 बिलियन से 9.7 बिलियन पहुंच जाएगी, यानी +2 बिलियन का एडिशन हो जाएगा, यानी लगभग 2 अरब जनसंख्या और बढ़ेगी। अब बताया गया है कि ये 2 अरब जनसंख्या है, उसमें से लगभग 1 अरब जनसंख्या सब सहारन अफ्रीका से आएगी, यानी जो अफ्रीका के जो अफ्रीका में जो मध्य वाले देश हैं, जो सहारा आसपास सहारा रेगिस्तान के जो डेजर्ट के आसपास के जो कंट्री हैं, उन क्षेत्रों में सब सहारन कंट्री कहलाते हैं, जहाँ जो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो इक्वेटोरियल रीजन है अफ्रीका का, उन देशों में अभी भी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है यानी फर्टिलिटी रेट है वहाँ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए जनसंख्या वहाँ काफ़ी बढ़ रही है। तो बताया जा रहा है कि जो सब सहारन अफ्रीका के जो कंट्री हैं वहीं से 1 बिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज होगी 2050 तक। जबकि हुआ कि, और ये भी बताया गया है इस सब सहारन अफ्रीकन कंट्री हैं, जो इस अफ्रीका के सब सहारा क्षेत्र के जो देश हैं यानी उप सहारा क्षेत्र के जो देश हैं, इन क्षेत्रों में जनसंख्या 2050 तक 1 बिलियन तो बढ़ेगी। साथ ही ये भी बताया गया है कि जब तक शताब्दी का अंत होगा यानी 21st सेंचुरी का अंत होगा तब तक लगातार पॉपुलेशन बढ़ती ही रहेगी। इस क्षेत्र में पॉपुलेशन डिक्रीजमेंट की कोई भी ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगी। जबकि इसके विपरीत क्या है, जो ईस्टर्न और सदर्न ईस्टर्न एशिया है, सेंट्रल एंड साउथ एशिया है, लैटिन अमेरिका है, कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ बताया गया है कि इनकी पॉपुलेशन 21वीं शताब्दी ख़त्म होते होते ही पीक पर पहुँच जाएगी और फिर 21वीं शताब्दी के ख़त्म होने से पहले ही इनकी पॉपुलेशन में डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, यानी नेगेटिव ट्रेंड आ जाएगा।
जैसे भारत की जनसंख्या के बारे में बता रहे हैं कि भारत की जनसंख्या 2050-55 के आसपास पीक पर पहुंच जाएगी, फिर उसके बाद डिक्लाइन होने लगेगी, काफ़ी डिक्लाइन होगी। ये हम नेक्स्ट रिपोर्ट में देखेंगे किसी में। अब आगे बताया गया है कि जो 1 बिलियन कंट्री है, जो 1 बिलियन पीपल हैं वो सब सारण रीजन से आएंगे। तो एक्स्ट्रा 1 बिलियन कहाँ से आएंगे? तो अब एक्स्ट्रा 1 बिलियन बताया गया है कि विश्व के ये जो प्रमुख 9 देश हैं, ये जो 9 देश हैं, इन 9 देशों से ही आ जाएंगे। यानी 1 बिलियन लोग, यानी 1 अरब लोग सब सहारन अफ्रीका क्षेत्र से आएंगे 2019 के बाद 2050 तक, क्योंकि अभी जनसंख्या 7.7 है, 2050 में हो जाएगी 9.7, तो 2 बिलियन जो एडिशन हो रहा है उसमें से 1 बिलियन सब सहारन अफ्रीका रीजन से आएगा और 1 बिलियन इन 9 देशों से आएगा। इन 9 देशों में कौन कौन है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ऐसा बताया गया है कि 2027 तक, यानी 2019 की ये रिपोर्ट थी, बताया है कि 2027 तक ही ये 1 बिलियन एक्स्ट्रा हो जाएगी यहाँ तक। आप सोच के देखो पॉपुलेशन कितनी जल्दी ग्रो कर रही है। आगे ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो असमान दर है, कहीं पॉपुलेशन काफ़ी ग्रो कर रही है, कहीं धीमे धीमे ग्रो कर रही है, लेकिन लगातार ग्रो कर रही है, कहीं ग्रो करेगी कहीं हट जाएगी। तो ये डिस्पैरेट पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी असमान जनसंख्या की वृद्धि दर है पूरे विश्व में। वो क्या करेगी? जो जनसंख्या के आधार पर अभी जो देशों की रैंकिंग है उसको रीऑर्डर कर सकती है, यानी पुनः व्यवस्थित कर सकती है। व्यवस्थित करने के लिए क्या बताया गया है? उदाहरण के लिए कहा गया है कि जैसे इंडिया की जनसंख्या अभी वैसे चाइना टॉप लेवल पर जनसंख्या वाला कंट्री है, लेकिन बताया गया इस रिपोर्ट में कि 2027 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से ज़्यादा हो जाएगी। यानी इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री अराउंड 2027। 2027 तक भारत की जनसंख्या चाइना से ज़्यादा हो जाएगी। और एक ट्रेंड और बताया गया है क्या, कि लगभग 55 देश ऐसे हैं इस दुनिया में, पूरे विश्व में, कि जहां जनसंख्या 2050 तक लगभग 1% घट जाएगी, यानी डिक्रीज बाई 1%। ध्यान देने वाली बात है कि डिक्रीज बाई 1% घट जाएगी 2050 तक, 2019 से लेकर के। ऐसा क्यों? घटने के 2 कारण बताए गए हैं मुख्य रूप से। एक तो सस्टेन्ड लो लेवल ऑफ फर्टिलिटी, यानी लगातार जन्म दर घटेगी, और कहीं कहीं केसों में ऐसा होगा कि हाई रेट ऑफ एमिग्रेशन, यानी वहाँ से लोग प्रवास कर जाएंगे दूसरे क्षेत्रों की ओर। तो ये 2 मुख्य कारण हैं जिनके कारण जनसंख्या घटने की आसार बताए गए हैं। और ये बताया गया है कि वो उन देशों की संख्या 55 है जहाँ लगभग 1% पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाएगी वर्तमान लेवल से। यानी यदि अगर फिलहाल 100 लोग रहते हैं 2019 में, तो 2050 तक वो 99 लोग ही बचेंगे, ऐसा समझ लीजिए। अभी क्या है, अगला ट्रेंड देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि पूरे विश्व की जनसंख्या लगातार बूढ़ी हो रही है, तो ये पहली बार हुआ इतिहास में कि 2018 में ही क्या हुआ था कि 2018 में ही बूढ़े लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक है। अभी ये पहली बार हुआ है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2018 में ये पहली बार ये फैक्ट सामने आया है कि वो पर्सन्स एज 65 ईयर्स और ओवर, यानी 65 साल या से अधिक वाले पूरे विश्व भर में उन्होंने आउट नंबर कर दिया है। किसको आउट नंबर? यानी उनकी संख्या को कम कर दिया है। चिल्ड्रन अंडर एज 5, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जितनी संख्या है उससे अधिक संख्या अब 65 या 65 साल से अधिक लोगों की हो गई है। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं हम, वर्ल्ड लेवल पर जितने बच्चे हैं उनसे कहीं अधिक अब 65 साल या 65 साल से अधिक के व्यक्ति हैं वर्तमान में ही, यानी 2018 में ही ये बात सामने आ गई है। और क्या है, इस अनुमान में क्या बताया गया है? अनुमान में एक चीज़ और बताई गई है, क्या कि 2050 तक स्थिति ऐसी आएगी कि वर्तमान में जो बच्चे हैं 2050 तक स्थिति ऐसी आएगी कि जब 2050 में जितने बच्चे होंगे उन बच्चों की 5 साल तक के जितने बच्चे होंगे उन बच्चों की संख्या का 2 गुना बूढ़े हो जाएंगे। यानी अगर मान लीजिए जैसे अभी क्या है, जैसे अभी मान लीजिए कि 10 बच्चे हैं और बूढ़ों की संख्या अगर यानी 65 या 65 साल से अधिक, उनकी संख्या भी 11 है, तो ये 2018 में ये फैक्ट स्थापित हो गया कि बच्चों की जनसंख्या से ज़्यादा बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है अब पूरे विश्व भर में। ठीक है, हालांकि देशों में अंतर हो सकता है, लेकिन एवरेज हम की बात करें तो। लेकिन 2050 तक बताया गया है कि 2050 में अगर बच्चे 20 हुए
5 साल से कम उम्र के बच्चे अगर 20 हैं तो बूढ़े लोगों की संख्या 2050 में 40 हो जाएगी, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या का लगभग दोगुनी बैठेगी। और 15 से 24 साल तक के जो व्यक्ति हैं पूरी दुनिया में 2050 में उनकी संख्या से भी अधिक हो जाएगी बूढ़े लोगों की संख्या। यानी पूरा विश्व कितनी जल्दी बूढ़ा हो रहा है, कितनी बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। इसीलिए इनको मेगा ट्रेंड कहा गया है, यानी पॉपुलेशन एजिंग, यानी बूढ़ी होती जनसंख्या को मेगा ट्रेंड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पूरी दुनिया के सिस्टम को बिगाड़ सकता है। क्योंकि लगातार बूढ़े होते लोगों की जनसंख्या से इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कम होंगी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होंगी, वर्डन ज़्यादा होगा। तो जब घर में खाने वाले ज़्यादा हों और कमाने वाले कम हों तो गरीबी अपने आप ही आ जाती है। तो विश्व को एजिंग पॉपुलेशन का खतरा बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए यूपीएससी में एक सवाल भी पूछा गया था 2018 में कि जेरियाट्रिक्स क्या है। तो जेरियाट्रिक्स मुख्य रूप से बूढ़े लोगों से संबंधित देखभाल की विज्ञान है, उसको बोलते हैं जेरियाट्रिक्स। ठीक, यानी इतनी सारी कितनी भयावह स्थिति आ रही हैं। एक चीज़ और बताई गई है कि पूरे वर्ल्ड यानी वर्ल्ड वाइड संसार भर में क्या देखने को मिला है कि जो फर्टिलिटी है अगर औसतन देखी जाए तो वो घटी है। और लगभग आज वर्तमान में जो जनसंख्या है, अगर 100 लोग हैं जनसंख्या टोटल विश्व की, तो उसमें से लगभग 50 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी फर्टिलिटी रेट यानी जो कपल की या मदर की बोल सकते हैं कि 2.1 है। इसको जो 2.1 लाइव बर्थ होते हैं पर वुमेन, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट, प्रतिस्थापन दर। जैसे मान लीजिए कि अब एक महिला के पूरे जीवन में 2 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं। अब महिला के अकेले तो बच्चे होने से रहे, पति होगा और पत्नी होगी। तो 2 लोग जब मरेंगे तो अपने पीछे छोड़ के कितने जाएंगे? सिर्फ 2। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 0.1 बच्चा कहाँ से आ गया? बच्चा या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, या 0.1 का क्या मतलब है? तो 0.1 एज ए एवरेज डाटा के लिए निकाला गया है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ महिलाएं ऐसा भी हो कि कुछ महिलाएं 2 से अधिक बच्चे पैदा कर लें, लेकिन उनमें से कुछ मर जाएं। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग जन्म लेते हैं तो 60 साल के बाद ही मरेंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग पहले ही मर सकते हैं। 0 से 5 साल तक की उम्र में काफ़ी बच्चे मर जाते हैं। तो तब क्या होगा? तब तो जनसंख्या घट जाएगी। यदि हमको इक्वल, अगर वर्तमान की जनसंख्या को अगर इतनी ही जनसंख्या बनाए रखना है तो सभी लोग ये 2.1 की रिप्लेसमेंट रेशियो से या रिप्लेसमेंट रेट से अगर बच्चे पैदा करेंगे तब जाकर के जनसंख्या स्थिर होगी, ग्रोथ नहीं करेगी। यानी 100 है तो 100 ही रहेगी, 200 है तो 200 ही रहेगी। ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि लगभग विश्व की 50% पॉपुलेशन इस रिप्लेसमेंट रेशियो तक पहुंच चुकी है। इस रिप्लेसमेंट रेशियो तक पहुंच चुकी है। रिप्लेसमेंट रेशियो क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि 2.1 है। यानी लगभग 50% जनसंख्या ऐसी है जो अभी भी ग्रो कराएगी अपनी पॉपुलेशन को। ठीक है। और एक बात और कही गई है कि पूरे विश्व में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो एवरेज कितनी थी 2019 में? 72.6 ईयर्स। और 1990 की तुलना में, ये पूरे वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं हम, 1990 की तुलना में लगभग 8 साल अधिक हो चुके हैं अब ये। यानी 8 साल का इम्प्रूवमेंट हुआ है। यानी क्या, या हम क्या कह सकते हैं कि 1990 का समय था तब लोग मुश्किल से 64 साल जी पाते थे ऑन एवरेज। ठीक। इंडिया में तो उस समय और भी कम होगी। और ये बताया गया है कि 2050 तक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 77.1 ईयर्स हो जाएगी। अब ये सोचने वाली बात है कि यदि लगातार बूढ़े लोगों की उम्र भी अगर लगातार बढ़ती जाएगी तब तो प्रॉब्लम होगी ना। क्यों? क्योंकि 65 या 65 साल से अधिक के लोग डिपेंडेंसी रेशियो में आ जाते हैं। अब 65 से लेके 75, 75 2 77, यानी 12 साल आपको एक ऐसे समझ लो एक बच्चे को पालना पड़ेगा 12 साल तक। ठीक है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है तो ये रहेगा कि चलो भाई बूढ़े होंगे, व्यक्ति मर जाएंगे, पॉपुलेशन कम रहेगी। ठीक है। लेकिन या तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर बढ़ेगी तो एजिंग पॉपुलेशन का खतरा और भी ज़्यादा है, क्योंकि जो बूढ़ी हुई जनसंख्या है वो ज़्यादा लंबे समय तक जिएगी। और क्या है, इंटरनेशनल माइग्रेशन के बारे में भी कुछ बताया गया है। इंटरनेशनल माइग्रेशन फिर जैसे बताया गया था कि मेजर कंपोनेंट बन चुका है पॉपुलेशन चेंज करने के लिए। और लगभग 36 कंट्रीज़ ऐसे थे 2010 से 2020 के बीच में जहां नेट इनफ्लो देखा गया।
नेट इनफ्लो मतलब यहाँ आए थे लोग, इसमें इनफ्लो किया था, यानी 36 देशों में लोग आए थे, नेट इनफ्लो थे, और लगभग 200,000 माइग्रेंट्स थे उन देशों में। और इनमें से 14 देश तो ऐसे हैं कि जहाँ जो टोटल नेट इनफ्लो है वहाँ 1 मिलियन पीपल तक निकल गया। यानी नॉर्मली बताया गया है कि इन 36 देशों में लगभग 2 लाख लोग आए हैं एक दशक में, यानी 2010 से 2020 तक। लेकिन इन 36 में से 14 देश तो ऐसे हैं, ऑन एवरेज बात करें हम लोग, 14 देश तो ऐसे हैं जहां इनफ्लो, जो नेट इनफ्लो है वो 1 मिलियन बराबर, मतलब 10 लाख लोगों से अधिक आए हैं। यानी प्रत्येक साल में 1 लाख व्यक्ति आए हैं। यानी इतना इंटरनेशनल माइग्रेशन हो रहा है। और इंटरनेशनल माइग्रेशन का जो प्रमुख कारण बताया गया है वो क्या बताया गया है, मुख्य रूप से जो रिफ्यूजी मूवमेंट्स हैं, यानी जो शरणार्थी वाला जो संचालन है, यानी शरणार्थी जो मूवमेंट हो रहा है शरणार्थी को लेकर के, मूवमेंट का मतलब यहाँ आंदोलन नहीं, यानी जो रिफ्यूजी मूव कर रहे हैं इधर से उधर, ठीक है, आवागमन है रिफ्यूजीज़ का, वो मुख्य कारण है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रमुख देश हैं जहाँ जनसंख्या का जो नेट इनफ्लो है वो ज़्यादा हुआ है, यानी इमिग्रेंट्स आए हैं? जॉर्डन है, लेबनान है, तुर्की है, और विशेषकर इन देशों में सबसे ज़्यादा कहाँ से गए हैं लोग? सीरिया से गए हैं। तो एक तो ये कुछ प्रॉब्लम थी इनके साथ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।